हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज के इस विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई नो आप सभी जोर शोर से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज आपकी इस प्रिपरेशन को और भी सॉलिड बनाने के लिए हम एक बेहद ही फैसिनेटिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे कार्स्ट टोपोग्राफी की, यानी कार्स्ट स्थलाकृति। ये एक ऐसी ज्योग्राफी है जो लिटरली पूरी तरह से पत्थरों और पानी के उस केमिकल मैजिक पर बेस्ड है। सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इन विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सोचिए जरा, क्या होता है जब बारिश की एक छोटी सी फ्रैजाइल बूंद एक विशाल ठोस चट्टान पर गिरती है। यूजुअली हम यही सोचते हैं कि पत्थर तो सबसे मजबूत होते हैं, राइट? लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस एक वाटर ड्रॉप की एक इनक्रेडिबल स्पेशियल जर्नी को ट्रेस करने वाले हैं। एक ऐसी जर्नी जो एटमॉस्फेयर से शुरू होती है, जमीन की सतह तक आती है और फिर अर्थ के क्रस्ट के गहरे अंधेरे तक जाती है, जहां ये बूंद उन सॉलिड रॉक्स को पिघलाकर विशाल गुफाएं बना देती है। नो वे, राइट? पर ये सच है। और इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए ये रहा आपका अल्टीमेट यूपीएससी सिलेबस मेंटल मैप। हम इस पूरी प्रोसेस को 4 क्लियर सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, बेसिक्स एंड ओरिजिन। दूसरा, द केमिकल प्रोसेस। तीसरा, सरफेस लैंडफॉर्म्स। और चौथा, सब सरफेस लैंडफॉर्म्स। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, बेसिक्स ऑफ कार्स्ट टोपोग्राफी, यानी इसका परिचय। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। कार्स्ट टोपोग्राफी ऐसी भू आकृतियां हैं जो ग्राउंड वाटर के केमिकल डिसोल्यूशन यानी रासायनिक घुलन से बनती हैं। ये मेनली लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, डोलोमाइट और जिप्सम जैसे सॉल्युबल रॉक्स वाले एरियाज में मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वर्ड कार्स्ट आया कहाँ से? एक्चुअली ये स्लोवेनिया के क्रास रीजन से डिराइव किया गया है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां इन लैंडफॉर्म्स की सबसे पहले डिटेल्ड स्टडी हुई थी। और एक मजेदार फैक्ट बताऊं, अर्थ के सरफेस का लगभग 10 से 15% हिस्सा इस लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट जियोलॉजी से बना है। इंडिया में आपको ये मेघालय, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में जरूर देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड सेक्शन, द केमिकल प्रोसेस, यानी कार्बोनेशन की प्रक्रिया। तो आखिर ये सॉलिड पत्थर पिघलता कैसे है? यहाँ एक एब्सोल्युटली क्रूशियल केमिकल रिएक्शन काम करता है, जिसे कार्बोनेशन कहते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। देखिए, प्योर लाइमस्टोन एक्चुअल में पानी में आसानी से नहीं घुलता, पर जब रेन वाटर एटमॉस्फेयर से नीचे आती है तो वो नेचुरल CO2 के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बनाती है। अब जैसे ही ये हल्का एसिडिक पानी लाइमस्टोन यानी CaCO3 के कांटेक्ट में आता है तो बूम, रिएक्शन होता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। और ये जो नया कंपाउंड है ना, ये पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल है, इसीलिए चट्टान घुलने लगती है और उनमें दरारें बन जाती हैं। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। मतलब जब CO2 कम होती है तो ये सॉल्युबल बाइकार्बोनेट वापस सॉलिड लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड केव्स के फॉर्मेशन में ये कॉन्सेप्ट गेम चेंजर साबित होगा। अब सवाल ये है कि कार्स्ट लैंडफॉर्म्स हर जगह क्यों नहीं बनते? इसके लिए कुछ बहुत ही एसेंशियल कंडीशंस का होना जरूरी है। पहला, वहाँ थिक और प्योर लाइमस्टोन का होना मस्ट है। दूसरा, अबंडेंट रेनफॉल चाहिए ताकि पानी का लगातार फ्लो बना रहे। तीसरा, रॉक्स में ऑलरेडी क्रैक्स या जॉइंट्स होने चाहिए जहां से पानी अंदर एंटर कर सके। बाय द वे, यहाँ मैकेनिकल वेदरिंग और पेड़ पौधों की जड़ें इन दरारों को बड़ा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। चौथा फैक्टर है CO2 की अच्छी खासी प्रेजेंस, जो सॉइल और एटमॉस्फेयर दोनों से मिलती है। और आखिरी कंडीशन है ग्राउंड वाटर लेवल का फ्लक्चुएट होना, जो इस डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंटिन्यूस रखता है। चलिए अब शिफ्ट होते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, सरफेस लैंडफॉर्म्स, जिसे हम एपीजीन फीचर्स भी कहते हैं। आइए इन आकृतियों के बनने की इस इवोल्यूशनरी स्केलिंग को एक कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहले बनता है एक सिंक होल, जिसे हिंदी में घोलरंध्र कहते हैं। ये बेसिकली एक छोटा बोल शेप्ड गड्ढा होता है। USA के फ्लोरिडा में तो ऐसे हजारों सिंक होल्स हैं जो लिटरली अचानक जमीन में कोलैप्स हो जाते हैं। अब होता क्या है, जब आसपास के कई सिंक होल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा और इर्रेगुलर गड्ढा बनता है, जिसे युवाला कहते हैं। और जब कई युवालाज मिलकर एक मैसिव फ्लैट बॉटम डिप्रेशन बनाते हैं तो उस विशाल आकार को पोल्जे कहते हैं। पोल्जेस हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स बड़े हो सकते हैं। युगोस्लाविया का लिवांस्को पोल्जे इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जो लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स बड़ा है। ये सीक्वेंस सिंक होल से युवाला और युवाला से पोल्जे आपके एग्जाम के लिए एक वाइटल मेमोरी ट्रिक है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब फर्ज कीजिए पानी जमीन की सतह पर बह रहा है। जब ये एसिडिक रेन वाटर लाइमस्टोन की दरारों में रिसता है तो वो उन दरारों को और चौड़ा कर देता है और बीच में शार्प ब्लेड लाइक पथरी रिजिस छोड़ देता है।
इन्हें हम लैपिस या कारिन कहते हैं। ट्रस्ट मी, ये टेरेन इतना खुरदरा और शार्प होता है कि इस पर चलना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। इन्हें क्लिंट और ग्रीके भी कहा जाता है, जो मिलकर एक लाइमस्टोन पेवमेंट बनाते हैं। अगर आपको इसका एक वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल देखना हो तो आइलैंड का द बरन इसके लिए परफेक्ट है। अब एक ऑब्वियस सा सवाल आता है कि जब लाइमस्टोन घुलकर पानी के साथ बह जाता है तो पीछे क्या बचता है? वेल, पीछे बचती है एक लाल भूरे रंग की मिट्टी जिसे टेरा रोसा कहते हैं। ये एक इटालियन टर्म है जिसका लिटरल मतलब ही रेड सॉइल होता है। ये मिट्टी काफ़ी आयरन रिच और थोड़ी एसिडिक होती है और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि टेरा रोसा मेडिटेरेनियन रीजन में ग्रेप्स और ऑलिव्स यानी अंगूर और जैतून की खेती के लिए एकदम आइडियल मानी जाती है। लेट्स रैपिड फायर थ्रू सम मोर इनक्रेडिबल सरफेस फीचर्स। एक होता है कार्स्ट विंडो। जब किसी अंडरग्राउंड गुफा की छत अचानक गिर जाती है और अंदर बहती हुई नदी ऊपर सरफेस से दिखने लगती है, काफी सिनेमैटिक लगता है। अगर छत का सिर्फ बीच का हिस्सा गिरे और साइड के हिस्से बचे रहें तो बन जाता है एक नेचुरल ब्रिज। इंडिया में मेघालय के फेमस लिविंग रूट ब्रिजेस इन्हीं कार्स्ट एरियाज के आसपास मिलते हैं। फिर हमारी लिस्ट में है कास्ट लेक्स, जो बेसिकली तब बनती हैं जब सिंक होल्स में पानी भर जाता है। क्रोएशिया की प्लिटविज लेक्स इसका एक माइंड ब्लोइंग यूनेस्को हेरिटेज एग्जाम्पल है। और आखिर में है टावर कार्स्ट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जब बाकी सब कुछ घुर जाता है और सिर्फ टॉल लाइमस्टोन टावर्स बचते हैं तो वो ऐसी दिखती हैं जैसे चाइना का ग्वेलिन और वियतनाम का हालोंग बे। हमारे मेघालय में भी इसके कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ऑलराइट, अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे सेक्शन पर, सबसर्फेस लैंडफॉर्म्स यानी हाइपोजियन फीचर्स। अब वक्त आ गया है कि हम उस वाटर ड्रॉप के साथ अर्थ के क्रस्ट के गहरे अंधेरे में चलें। भाई 650 किलोमीटर्स, ये नंबर ध्यान से सुनिए। ये कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। ये यूएसए के कंटकी में स्थित मैमथ केव सिस्टम की टोटल लंबाई है, जो एक्चुअली दुनिया का सबसे लंबा केव सिस्टम है। और अगर गहराई की बात करें तो जॉर्जिया की वेरियोफ्किना केव लगभग 2212 मीटर्स डीप है। दैट्स मैसिव। इंडिया में भी हमारे पास कुछ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल केव्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की बोरा केव्स, छत्तीसगढ़ की कुटुमसार और मेघालय की मौसमाई गुफाएं। ये सब इसी सेम केमिकल डेसोल्यूशन का रिजल्ट है। नाउ लिसन अप, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। गुफा के अंदर छत से लटकते हुए और जमीन से उगते हुए चूने के कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन्हें कभी मिक्सअप ना करने का एक गारंटी ट्रिक लीजिए। स्टैलेक्टाइट में सी आता है, राइट? सो सी फॉर सीलिंग। ये गुफा की छत से नीचे लटकते हुए शार्प कोन्स होते हैं। दूसरी तरफ स्टैलैग्माइट में जी आता है, सो जी फॉर ग्राउंड। ये जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए फ्लैट कोन्स होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? वो रिवर्सिबल रिएक्शन याद है आपको जो मैंने पहले बताया था? जब पानी की बूंद छत पर आती है, CO2 निकल जाती है और सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट वापस डिपॉजिट होने लगता है। इट्स लाइक नेचर बिल्डिंग इट्स ओन आर्किटेक्चर। तो सोचिए क्या होगा जब सीलिंग से नीचे आने वाला स्टैलेक्टाइट और ग्राउंड से ऊपर आने वाला स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाएं। वो जुड़कर एक कंटिन्यूअस वर्टिकल शाफ्ट बनाते हैं, जिसे हम कॉलम या पिलर यानी स्तंभ कहते हैं। पर अब गेस कर सकते हैं इनकी ग्रोथ रेट क्या होगी? ये एक्सट्रीमली स्लो बढ़ते हैं, लगभग 0.1 से 10 सेंटीमीटर्स पर 1000 ईयर्स। जस्ट इमेजिन दैट पेशेंस। चाइना की रीड फ्लूट केव और यूएसए की कार्ल्सबैड कैवर्न्स में आपको ऐसे स्टनिंग पिलर्स देखने को मिलेंगे जो लिटरली लाखों साल पुराने हैं। इनके अलावा कुछ बहुत ही रेयर और अजीब अंडरग्राउंड फॉर्मेशंस भी होते हैं, जैसे कि हेलिक्टाइट्स। अब नॉर्मली चीजें ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है, राइट? पर ग्रेविटी को डिफाई करते हुए ये स्टैलेक्टाइट्स आड़े तिरछे साइडवेज बढ़ते हैं। ये कैपिलरी एक्शन यानी केशिकत्व के कारण पॉसिबल होता है। एक और खूबसूरत फीचर है केव पर्ल्स यानी गुफा मोती। जब टपकता हुआ पानी किसी रेत के कण यानी सैंड ग्रेन के चारों तरफ लगातार कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करता रहता है तो वो एक गोल चमकदार मोती जैसा आकार ले लेता है। ये बिल्कुल नेचर के किसी हिडन ज्वेल की तरह होते हैं। अब इस पॉइंट पर आकर हमारी उस वाटर ड्रॉप की अंडरग्राउंड जर्नी एक अंडरग्राउंड रिवर या केव स्ट्रीम का रूप ले लेती है। जो नदियां जमीन की सतह पर अचानक गायब हो गई थी, वो असल में इन अंधेरी गुफाओं के अंदर बह रही होती हैं। इंडिया की सबसे लंबी गुफा मेघालय की क्रीम लियात प्रा, जो लगभग 31 किलोमीटर लंबी है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन पानी हमेशा जमीन के नीचे नहीं रहता। जब ये अंडरग्राउंड रिवर किसी जगह दोबारा सरफेस पर अचानक बाहर आती है तो उसे हम कास्ट स्प्रिंग या रिसर्जेंस कहते हैं। जैसे फ्रांस का फॉन्टेन द वॉक्लूज, जो दुनिया के सबसे पावरफुल कास्ट स्प्रिंग्स में गिना जाता है। सो एज वी रैप अप टुडेज सेशन, मैं चाहता हूं आप इस बारे में सोचें।
अगर एक बिल्कुल आम फ्रेजाइल सी पानी की बूंद इन सॉलिड रॉक्स में 650 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड लैबिरिंथ कार्व कर सकती है, तो इस अर्थ के नीचे ऐसी और कितनी इनविजिबल फोर्सेस होंगी जो लगातार हमारी इस दुनिया को शेप कर रही हैं। नेचर की इस रिलेंटलेस पावर को समझना ही ज्योग्राफी का असली मजा है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये पूरा स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से छप गया होगा। आप सभी को आपके एग्जाम रिविजन्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कीप स्टडिंग हार्ड, स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग फोर्सेस ऑफ अ प्लैनेट। आपसे मिलते हैं आगे।